हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह क्लास उन लोगों के लिए है जो लोग सीटेट एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए कर रहे हैं या पेपर सेकंड के लिए कर रहे हैं। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, मींस पहली बार सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या आपने 2-3 बार सीटेट एग्जाम दे लिया है और अभी तक आप लोगों ने सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं किया, पास नहीं किया है, तो भी यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपनी आप तैयारी करेंगे ताकि इस बार का सीटेट एग्जाम आप आसानी से जो है पास कर लेंगे। कुछ तरीके, कुछ स्ट्रेटजी हम आपको बताने वाले हैं। इसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इस बार का सीटेट एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। हम बताते हैं कैसे आपको तैयारी करनी है सीटेट एग्जाम के लिए। सबसे पहला काम जो है आपका होना चाहिए कि 2011 से लेकर के 2024 तक, ध्यान से सुने आप लोग कि 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी सीटेट के एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी पेपर फर्स्ट के या पेपर सेकंड के, सभी पेपर्स को पहले ले लीजिए, सभी पेपर्स को उठाइए और उनको जो है प्रैक्टिस सेट, मतलब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम होना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए आपको प्रैक्टिस सेट? कम से कम 2 टाइम्स करना है। कितनी बार? 2 बार आपको प्रैक्टिस करना है। 2 बार 2011 के पेपर को उठाइए, कम से कम 2 बार, 12 के पेपर को, 13 को, ऐसे जितने भी पेपर्स हुए हैं आप कर लीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं डेफिनेटली आप इस बार का सीटेट एग्जाम क्रैक कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने इन पेपर्स को भी सॉल्व कर लिया तभी आपके लिए सफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, अगर आप इन पेपर्स को नहीं तैयार कर पा रहे हैं मेरे भाई, तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने इस चैनल पे, ठीक है, लगातार आपको जो है सीटेट एग्जाम के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के लिए 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी पेपर्स को सीक्वेंस वाइज करा रहा हूं। अभी हम आपको 2011 का पेपर करा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले की क्लास में हम आपको जो है सीडीपी करा दिए हैं 2011 का। ठीक है, सीडीपी हमने करा दिया। यहां पे आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जो परीक्षा आपकी 26 जून 2011 को हुई थी, 2011 में 26 जून को जो परीक्षा हुई थी सीटेट की, उसके जो है सीडीपी बाल विकास के 30 प्रश्नों का सेट हमने करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे वो क्लास आपको वहां पे मिल जाएगी, देखने को आप जाके देख सकते हैं। और आज इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं हिंदी के 30 प्रश्न। और ये हिंदी के 30 प्रश्न कहाँ के हैं? जो पेपर आपका 26 जून 2011 को हुआ था उसके हिंदी के 30 प्रश्न लिए हैं। ये स्पेशली पेपर सेकंड के लिए है। ठीक है मेरे भाई, बहुत से लोग कह रहे हैं सर ये पेपर फर्स्ट के लिए करा रहे हैं कि पेपर सेकंड के लिए करा रहे हैं, तो ये मैं जो है आपको पेपर सेकंड के लिए ही करा रहा हूँ। ठीक है, पेपर फर्स्ट में वाले जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पेपर फर्स्ट के लिए कर रहे हैं तो पेपर सेकंड के लिए नहीं देखें। हिंदी तो कॉमन होती है, बस थोड़ा सा लेवल उसका क्या होगा, हाई होगा। तो ये हिंदी के 30 प्रश्नों का टेस्ट कराने जा रहे हैं और देखते हैं कि अगर आप जो है 2011 का जैसा पेपर आपको मिलता तो हिंदी के 30 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही कर लेंगे। बहुत से मेरे भाई सीटेट एग्जाम के लिए बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत से लोग अभी तैयारी स्टार्ट नहीं किए होंगे, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर कब तैयारी स्टार्ट करें, अभी तो इसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप नोटिफिकेशन वेट करते रहेंगे, सोचते हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी स्टार्ट करेंगे, इसीलिए तो जो है प्रॉब्लम होती है। तैयारी पहले से करना चाहिए। नोटिफिकेशन तो डेफिनेटली आएगा, थोड़ा लेट आएगा लेकिन आएगा, आना है श्योरली। ठीक है, परीक्षा आपकी होगी तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हमारे चैनल से, विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल से जुड़ कर जाइए और डेली आपको सुबह में 7 बजे आपको 30 प्रश्नों का एक सेट मिलेगा। आप बस इतना ही करते जाइए जो मैं आपको सेट कराया जा रहा हूं। अभी 2011 का हमने स्टार्ट किया, 2012, 13, 2024 तक हम कंप्लीट आपको करा देंगे। अगर इतना भी मेरे भाई आप देखते चलेंगे, बस अपने साथ एक रफ और पेन लेकर के जरूर बैठा करिए और जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, जो भी शिक्षण विद्या बताएंगे, बस नोट करते चलिए। डेफिनेटली आपके अंदर एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और सभी प्रश्नों को आने वाले समय में आप सही करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हिंदी के 30 प्रश्नों के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे भाई, आज की क्लास का पहला प्रश्न, और ये रहा आपके पास 2011 का हिंदी का पहला प्रश्न आपके सामने। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। देखिए, हम आपको बताएंगे, हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़ना है, ऑप्शंस को भी पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, समझने का प्रयास करिए और हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास करिए। हर प्रश्न के लिए मैं आपसे पूछूंगा आंसर, अपने मन में सोच करके इसका सही आंसर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और चलिए चलते हैं विदाउट डिले, प्रश्न पे स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं,
वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। मैं आपको कुछ तरीके प्रश्न को इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। सीटेट के प्रश्नों को हल करते समय किन बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना है, पेशेंस रखना है, आसान आराम से जो है, चाहे आसान प्रश्न हो चाहे कठिन हो, आराम से पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उतना ही अच्छे से उनके ऑप्शंस को पढ़ने हैं। ठीक है, और हमेशा जो है आपको जो है पॉजिटिव माइंड सेट के हिसाब से आंसर देना है। हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, बालक के नजरिए से आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है और इस तरह से आप कई प्रश्नों का आसानी से आप आंसर देंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। अगर आप भाषा सीख रहे हैं, जैसे हिंदी एक भाषा होती है, उर्दू एक भाषा है, ठीक है, संस्कृत एक भाषा है। अगर कोई भाषा आप सीख रहे हैं तो सीखने में जो गलतियां, त्रुटियां मतलब जो गलतियां होती हैं, क्या उन्हें आप कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिए। वे बच्चों के त्रुटियों को संकेत करती हैं, वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। तो हम आपको बता दें मेरे भाई, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। भाषा सीखते समय, अगर लैंग्वेज सीख रहे हैं उस समय अगर आपसे कोई गलती होती है तो उन्हें जल्दी से जल्दी क्या कर देना चाहिए, दूर किया जाना चाहिए। ये आंसर आपका सही हो जाना चाहिए। ठीक है, कॉमन सेंस का प्रश्न था। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके सामने ये रहा। ठीक है, प्रश्न को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लीजिए आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न, बताएं इसका आंसर क्या होगा। बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। कि पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। दूसरा ऑप्शन है केवल अक्षर पहचान। तीसरा ऑप्शन है तेज गति से पढ़ना। चौथा ऑप्शन है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। क्या इसका सही आंसर होगा, आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, इसका सही आंसर आप लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में से कौन सा ऑप्शन आप सही इसको कर रहे हैं। आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका सही आंसर क्या होगा। हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। यानी आपको नहीं पता मेरे भाई तो मैं आपको बता दूं, नोट कर लीजिए। जो कौशल होते हैं हमारे पास ये 4 होते हैं। कितने कौशल होते हैं हमारे पास, 4 कौशल होते हैं। ठीक है, पहला होता है पढ़ना, लिखना, सुनना, उसके बाद बोलना। ये हमारे पास 4 कौशल होते हैं। कितने कौशल, 4 कौशल होते हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। ठीक है, तो अगर पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, जब कोई बच्चा, जब कोई बालक कोई स्टोरी पढ़ता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो सीखता है, उसके कॉन्सेप्ट को सीखता है, उसके अर्थ को ग्रहण करता है, उसमें अर्थ को अपने अंदर समाहित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा जो आपका 2011 में पूछा गया, जो है 3rd नंबर का प्रश्न है। इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो सकता है। प्रश्न हमारा है कि सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि, यह किस ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, क्या ऐसा। दूसरा ऑप्शन है उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। तीसरा, सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती। और चौथा, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, जब भी इस क्लास को आप देख रहे हैं इसका आंसर आप क्या सोच रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। आप ये पहला होगा कि दूसरा, तीसरा या चौथा होगा, कौन सा आंसर होगा आपको बताना है। राइट आंसर होगा, आप लोगों ने सोच लिया होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। सुलेखा ने क्या किया, जो एक शब्द था जीवन, इसको इसने क्या पढ़ लिया, जिंदगी पढ़ लिया। तो उसने क्या किया, जो अक्षर पहचान में ही तो उसने गलती की है। अक्षर पहचान की बजाय उसने क्या किया, अर्थ को समझते हुए पढ़ लिया। ठीक है,
ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन नहीं होंगे, उससे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है। तो हम आपको बता दें नेगेटिव ऑप्शन नहीं होता है मेरे भाई। नेगेटिव ऑप्शन जब भी सीटेड के प्रश्नों को हल करिएगा तो नेगेटिव ऑप्शंस को पहले ही हटा दीजिएगा। देखिए उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, तो केवल वाला ऑप्शन नेगेटिव होता है, यह नहीं होगा। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, ये भी नहीं होगा, नहीं। और उसे भ्रम हो जाता है तो ये भी नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है। ये इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं प्रश्न को ध्यान से। प्रश्न हमारा है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है। यानी जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, भाषा सीखने की क्षमता, जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है के साथ पैदा होते हैं, यह विचार किसका होता है। एल एस वाइगोस्की का, इवान पावलोव का, नाओम चॉम्स्की का, जीन पियाजे का। तो यह स्टेटमेंट किसने दिया। तो मेरे भाई इसका स्टेटमेंट, यह जो स्टेटमेंट है, इसका सही आंसर आप बताएं पहले क्या होगा। हम आपसे पूछ रहे हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नॉम चॉम्स्की। यानी कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता, यानी जो बच्चों में जो लैंग्वेज जो सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ये कौन कहा था, चॉम्स्की महोदय ने कहा था कि बच्चे जो है जब पैदा होते हैं तभी से उनके जो है भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, उनको सीखना नहीं, पहले ही से वो होते हैं जन्मजात। ठीक है, भाषा सीखने की क्षमता उनके अंदर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉम चॉम्स्की होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये लीजिए आपके सामने अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न है, और देखते हैं इसका राइट आंसर आप कौन बताते हैं। प्रश्न हमारा है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन आपके पास है व्याकरणिक नियमों की जानकारी न देना। दूसरा ऑप्शन है नियमों का अति सामान्यीकरण। तीसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोग में असावधानी। और चौथा ऑप्शन है भाषा की समझ न होना। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। यह जो है ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शर्मिला का जो है यह जो भाषा प्रयोग जो है मुख्यतः किस ओर संकेत करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, व्याकरणिक नियमों की जानकारी न देना। ये जो स्टेटमेंट जो वाक्य बोला गया है इसमें व्याकरणिक जो है नियमों की जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए आपके सामने, ये रहा। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है, सही आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग हैं और आंसर बताने का प्रयास करते हैं। निम्न लिखित कार्य की जांच में बच्चों को सहायता लेने से, यानी लिखित कार्य की जांच में बच्चों को सहायता लेने से पहला केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। लिखित कार्य जैसे बालक है, बालक से आप लिखित कार्य मतलब कुछ चीजें आप लिखवा रहे हैं, लिखवाने से बच्चों में क्या सहायता उससे हेल्प मिलती है। पहला है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है उससे। दूसरा है बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। तीसरा है बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। चौथा है बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको बताना है। हम आपसे पूछ रहे हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। कब, जब बच्चों से लिखित कार्य कराया जाता है, जब उनकी जांच होती है तो उनको उसमें हेल्प मिलती है। क्या हेल्प मिलती है कि बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित, जो दूसरों के हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ सामग्री को पढ़ने में भी अवसर और अवलोकन ऑब्जर्वेशन में भी उनको हेल्प मिलती है। ठीक है, यहां पे एक चीज समझिएगा मेरे भाई, जैसे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हमने आपको बताया था और नेगेटिव टैग वर्ड्स बताया था कि आप 2 कॉपी बनाए रहिएगा। एक साइड में आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स बताऊंगा, दूसरे साइड में आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स बताऊंगा। ठीक है, तो आप जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स में इस शब्द को आप लिख सकते हैं अवसर। यदि किसी ऑप्शन में अवसर मिल रहा है तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है और ज्यादातर पॉसिबिलिटी होगी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके लिए रहा अगला प्रश्न, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। क्या आंसर होगा। प्रश्न क्या है भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न हमारा है कि लोक गीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि जो लोक गीत होते हैं इनको भाषा की कक्षाओं, जो लैंग्वेज क्लासरूम है उसमें स्थान देना चाहिए। वाई, क्योंकि
ऐसा क्यों? पहला ऑप्शन है लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा ऑप्शन है लोकगीत गाए जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है केवल लोकगीतों के माध्यम से पारस्परिक मूल्यों को शिक्षा दी जा सकती है। और चौथा ऑप्शन है इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। इसका सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? आप लोग इसका सही आंसर आप बताएंगे सही क्या होगा। देखिए मैं हम आपको बता दें, पहली बात आपको जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स का ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए कैसे हम जो है सही और सटीक आंसर सेलेक्ट करेंगे। पहले ऑप्शन पे देखते हैं, लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। ये ऑप्शन हो सकता है, हम भी मान रहे हैं। लोकगीत गाए जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। केवल लोकगीत के माध्यम से, तो केवल आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है, तो ये नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं हुआ। चौथा आपका इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। आप लोग बताइएगा मेरे भाई, जैसे लोकगीत जो होता है, अगर इनकी भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए तो एक प्रकार का सांस्कृतिक विशेषता है। कौन सी विशेषता है? सांस्कृतिक विशेषता है। इस तरह से इसका सही आंसर आपका 4 हो जाएगा। इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। ये वाला भी ऑप्शन आपका सही हो सकता है, लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। क्या ऐसा है कि जो भाषा शिक्षण लैंग्वेज जो सिखाई जाती है उसमें लोकगीत का मतलब जो है विशेष महत्व, यानी भाषा जो आपको सिखाई जाती है उसका उद्देश्य ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या लोकगीत सिखाया जाए? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये नहीं होगा। लोकगीत गाए जा सकते हैं, तो सिंपल आंसर है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने ये रहा, और देखिए मेरे भाई जो है मैं आपको बता दूं, बहुत से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी अब तक चले गए होंगे क्लास छोड़ करके, तो क्योंकि वो अभ्यास ही नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास जब तक आप नहीं करेंगे सीटेट एग्जाम क्लियर आप नहीं कर सकते। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करना होगा, चाहे आप कहीं से करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। आप चाहे कितना भी पढ़े, अभ्यास अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको सीटेट एग्जाम पास करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपसे यही कहूंगा, चाहे आप कहीं से करिए, जो है जैसे मैं 2011 का पेपर आपको कराना हूं, हिंदी का सीटीपी करा दिया है मैंने, इसके बाद मैं आपको एसएसटी कराऊंगा। ठीक है, कंप्लीट कराने के बाद 2012 में हम आपको पेपर्स कराएंगे। तो जितने भी पेपर्स हम आपको कराएंगे, केवल क्या है 30 से 35 मिनट की क्लास है, उसमें आपको पूरा कंप्लीट एक सेट मिल जा रहा है। तो आप क्लास को देख करके अभ्यास कर सकते हैं, एक रफ पेन बना लीजिए, बाकी आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए विदाउट डिले इस प्रश्न को चलते हैं, और ये प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, जैसे पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने के, प्रश्न को समझिएगा ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है? पाठ पढ़कर, यानी कि बच्चा जब पाठ पढ़ लेता है कोई चीज, उसके बाद प्रश्न बनवाने से, पहला ऑप्शन, इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। यानी जब बच्चे पाठ पढ़ लेते हैं और उनसे कहिए कि आप प्रश्न बनाइए, तो इससे क्या पता चलता है? पहला ऑप्शन है इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। क्या ये सही होगा? तीसरा ऑप्शन है कक्षा कार्य को अच्छी युक्ति पूरी होती है। और चौथा ऑप्शन है प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। कौन सा इसमें लॉजिकल आंसर होगा? हमेशा आपको एक सटीक और सही लॉजिकल आंसर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई बच्चा पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न आप बनवाते हैं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, शिक्षक को यह जानने का अवसर। हमने बताया ना, यदि किसी ऑप्शन में अवसर है, क्या है? अवसर है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, इसको नोट कर लीजिए। ज्यादातर पॉसिबिलिटी होगी जहां पे कुछ नहीं समझ में आएगा प्रश्न में, ये मिलेगा, आप सही टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको प्रश्न में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कह रहे हैं कि अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। बहुत अच्छी बात है कि जब बच्चे पाठ पढ़ करके उनसे प्रश्न आप बनवाते हैं, तो शिक्षक को यह अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। देखिए, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है, तो ये सिंपल सा ही नहीं होगा। आदत का विकास होता है, कक्षा कार्य को अच्छी युक्ति पूरी मिलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है, नहीं, तो प्रश्नवाचक शब्दों से ऐसा कुछ नहीं है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। लीजिए आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारे साथ पढ़िए, ऑप्शंस को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे आप समझने का। प्रश्न है कि किसी भाषा कक्षा में
कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। नहीं वाले प्रश्नों को मैं आपको हमेशा सजेशन दूंगा, जब भी आप कोई प्रैक्टिस सेट लगाइए, पेपर सॉल्व करिए, तो नहीं वाले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि प्रश्न आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। यहाँ पे क्या है, उचित नहीं है, यानी जो हमारा प्रश्न पूछा है, हमारा प्रश्न नेगेटिव पूछा है। क्या पूछा है? नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव होगा। प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। पहला ऑप्शन है सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। दूसरा ऑप्शन है सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। और चौथा ऑप्शन है सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। आपको बताना है क्या सही होगा। प्रश्न को हम फिर से समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि कोई जो है भाषा का क्लासरूम है, यानी एक प्रकार का ऐसा क्लासरूम है, कक्षा है, जहां पे बच्चों को भाषा सिखाई जा रही है, मान ली हिंदी भाषा सिखाई जा रही है, उसमें कहानी कथन की आवश्यकता है, मतलब उस जो है भाषा में कहानी कथन की आवश्यकता है। इस संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सही बात है। जब बच्चों को भाषा सिखाई जाएगी तो उनको क्लास में जब सिखाया जाएगा, कोई पढ़ेगा, कहानी पढ़ेगा, तो उनको जो है कि सुनने को मिलेगा, ठीक है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है, ये भी सही है। सही आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, सही बात है। नेगेटिव प्रश्न पूछा तो नेगेटिव आंसर इसका हो जाएगा ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, शानदार प्रश्न है। पूछा है कि एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार, पहला ऑप्शन है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, और भाषा एक अर्जित योग्यता है। बताइए अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार क्या होगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। उन्होंने कहा कि जो चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, कौन? चिंतन जो होता है ये किसको निर्धारित करता है? भाषा को निर्धारित करता है, ये नहीं कि भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। याद रखिएगा, जस्ट इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 116 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, गजब का प्रश्न है, और इसका आंसर देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। प्रश्न हमारा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। किसके संबंध में? भाषा शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। दूसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धताओं पर ही अधिक बल रहता है। हमने आपको बताया केवल नेगेटिव ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए यह भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ही भी है, ये भी नेगेटिव है, इस तरह से दूसरा ऑप्शन गया, खत्म। तीसरा है कि भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। और चौथा ऑप्शन है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। चूंकि प्रश्न हमारा नेगेटिव पूछा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका जो है सही ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। अच्छा, आप कोई भाषा सीख रहे हैं, ठीक है, जैसे हिंदी सीख रहे हैं, क्या उसमें जो और विषय होती है, जो और सब सब्जेक्ट होते हैं, उनके जो अध्ययन और अध्यापन होते हैं, यानी जब शिक्षक पढ़ाता है कोई चीज या बच्चे सीखते हैं तो उसमें हेल्प होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उस पर्टिकुलर भाषा को आप सीख रहे हैं, जैसे हिंदी सीख रहे हैं तो और विषय का उसमें क्या काम है, कोई वो नहीं है। जैसे आप संस्कृत है तो ये पार्टिकुलर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, तो उसमें अन्य विषयों का अध्ययन और अध्यापन सहायक होता है, नहीं सहायक होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, ये आपका सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, ये आपके सामने अगला प्रश्न है, यहाँ पे रहा 117 नंबर का प्रश्न है। इसका आंसर आपको बताना है, आंसर क्या होगा। कह रहे हैं कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के जो है कौन सा विचार उचित है। देखिए भाषा से ही संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा,
ठीक है, भाषा लैंग्वेज, क्योंकि आप लैंग्वेज का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। दूसरा ऑप्शन है भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। चौथा ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, भाषा परिवेश का निर्माण हो ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। यानी एक प्रकार का ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए ताकि भाषा अर्जन यानी जो भाषा सीखने में सहज स्थिति बन सके, आसानी से लोग बालक जो है भाषाओं को क्या कर सके, सीख सके, जो लैंग्वेज है उसको आसानी से जो है बच्चे सीख सके। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर आपको बता देना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है यहाँ पे कि स्वलीन विकार आस्टिक्स डिसऑर्डर में बच्चा, जो स्वलीन विकार होता है इसमें क्या होता है? अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाना खाने से मना करता है और अपने ही कार्यों में लीन रहता है। स्वलीन विकार क्या होता है? स्वलीन विकार बच्चों में जो ये डिसऑर्डर होता है यह जो है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है। बच्चे जो है कि समाज के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं और संप्रेषण जो एक दूसरे से कोऑपरेट करके बातचीत करने में भी उनको जो है कठिनाई महसूस होती है, कठिनाई का अनुभव करते हैं। ये स्वलीन विकार होता है, याद रखिएगा। सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है बालक। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपको बता देना है क्या हो सकता है। प्रश्न हमारा है कि बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उपागम, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम भाषिक संरचनाओं की ओर जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है और बोलना कौशल पर बल देता है। सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। भाषा शिक्षण का जो संप्रेषण परक उपागम होता है यह जो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। जो भाषा प्रयोग की जो कुशलता होती है, जो स्किल होती है, उस पर बल देता है कौन? संप्रेषण पर परक उपागम जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न और ये टेस्ट का आपके सामने अगला प्रश्न है। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? प्रश्न क्या है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? पहला ऑप्शन है द्विभाषी विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। सही आंसर इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि जो होती है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, इसको मध्यस्थ बनाए बिना भाषा को सिखाने पर बल देती है। कौन सी? प्रत्यक्ष विधि, मींस डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे हम आपको बता दें मेरे भाई, हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे पेपर फर्स्ट की बात कर लिया जाए या पेपर सेकंड की बात कर ली जाए, जिसमें 15 प्रश्न आपके शिक्षण के रहते हैं और बाकी जो 15 प्रश्न आपके रहते हैं ये रहते हैं आपके पैसेज पे। ठीक है, 2 पैसेज इसमें पूछे जाते हैं। तो 15 प्रश्न हम लोगों ने शिक्षण के कर लिया और आप लोग अपना असेसमेंट कर लिए कितने प्रश्न आपके सही हुए। इसके बाद हम लोग 15 प्रश्न आपके शिक्षण के देखने वाले, पैसेज पे देखने वाले हैं, जो गद्यांश के रहने वाले हैं। तो चलिए विदाउट डिले इस पे चलते हैं और इसको पढ़ते हैं और इस पे आधारित जो है गद्यांश को देखेंगे। ये रहा आपके सामने, चलें। यहाँ पे देखिए दिया है निर्देश 91 से लेकर के 96 तक नीचे दिए गए कविता की पंक्तियां ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। यानी इस पे आपको क्या है, एक कविता दी गई है, इस कविता को आपको पढ़ना अच्छे से है और इस पे जो है प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से और समझते हैं। ठीक है, कविता क्या हमारी है, जग जीवन में जो चिर महान
सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। मिली जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं यह प्रकाश बन सकूं नाथ। पोयम है, ये आपकी कविता है, पढ़ करके अच्छे से आप समझेंगे इसको, ठीक है। और इस पे आधारित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। फिर से पढ़ लेते हैं। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूट भय संशय अंध भक्ति, मैं यह प्रकाश बन सकूं नाथ। तो ये हमारा जो है पोयम है, कविता है, और इस पे ये आधारित प्रश्न है और इनका आंसर्स आपको देना है। प्रश्न क्या है समझते हैं, प्रश्न को यहां पे देखेंगे। कवि ने चिर महान किसे कहा है? ईश्वर को, जो सत्य और सुंदरता से संपूर्ण हो, शक्ति को, मानव को। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कवि ने चिर महान किसको कहा है? अब ऊपर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा किसको कहा है। यहाँ पे कवि ने चिर महान, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि जग जीवन में जो चिर महान, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्रमाण, मैं उसका प्रेमी बनूंगा, जिसके मानव हित हो समान। मानव हित मतलब मानव किसको कहा है? चिर महान। ये तो हो जाएगा इसका सही आंसर। इस तरह से देखा जाए तो कवि ने चिर महान किसे कहा है? मानव को कहा है। किसको कहा है? मानव को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा ये, ठीक है, मानव को। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। सही आंसर आप बताएंगे, क्या आंसर होगा। प्रश्न हमारा है, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? अंधकार दूर हो जाए, जो जीने की शक्ति देता हो, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हो, जिससे सब तरफ उजाला हो जाए। आप लोग बताइएगा बनाना चाहता हूं, हाँ ये है प्रश्न। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव को भुलाकर एक हो जाते हैं। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, इस पे आधारित ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न सभी कविता पे आधारित है। प्रश्न का आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? पहला ऑप्शन है, कवि अमीर लोगों की बात करना चाहता है, कवि भारत के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है, कवि सांसारिक बात करना चाहता है, कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। सही आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन, कवि अमीर लोगों की बात करना चाहता है, कवि भारत के व्यक्तियों को बात करना चाहता है। सही आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है, कवि सांसारिक बात करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, कवि सांसारिक बात करना चाहता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा बहुत ही शानदार है, प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न हमारा है कि कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान, और छूटे भय संशय अंध व्यक्ति। तो यहाँ पे तर्कहीन आस्था का जो है उल्लेख जो है इसमें हुआ है। छूटे भय संशय अंध भक्ति, इसमें आपका जो है तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है। पोएम को पढ़े होंगे अच्छे से तो ये आंसर्स आप दे पाएंगे। प्रश्न हमारा है, ये अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा है कि कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? कवि ने जो कविता के अंत में देखे होंगे आप लोग जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का ये प्रयोग किया है, ये सब क्यों किया?
पहला ऑप्शन, कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, इससे कविता का सौंदर्य बढ़ता है, पूर्ण विराम की लीक से हटने के लिए और कविता को तुकांत बनाने के लिए। तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग जो है आपको पता होगा, इसका प्रयोग जो है इच्छा प्रकट करने के लिए कर रहा है पोएट, यानी कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, इस पोयम का अंतिम प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है, ये आपका प्रश्न है। हाँ, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा क्या है भाई, प्रश्न है कि कविता का मूल भाव क्या है। अमरदान की प्राप्ति, विश्व परिवार की भावना, सत्य की प्राप्ति, कल्याण। तो कविता का जो मूल भाव है, जो इसका मूल सेंस है, वो है आपका कल्याण। ऑप्शन नंबर आप जो है फोर्थ हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न जो है गद्यांश से पूछा गया है जो है, और इस भी कुछ आधारित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि निर्देश, ये जो है 97 से लेकर के 105 तक नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। हमने आपको बताया ना, हिंदी के जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 15 प्रश्न आपके सिचट के रहेंगे, बाकी जो 15 प्रश्न रहेंगे उसमें एक कविता दी जाएगी, उसमें कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उसके बाद एक गद्यांश दिया जाएगा और उस पर आधारित आपको प्रश्न दिए जाएंगे। मैं इसीलिए कर रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे तभी आपको जो है प्रश्न समझने में और आसानी होगी और सीटेट के प्रश्नों को करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 97 से लेकर के 105 तक ये प्रश्न है, इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, माइंड में सेट कर लेना है और इस पे आधारित नीचे प्रश्न दिए गए उसके उत्तर को आपको बताना होगा। तो हमारे साथ इनको पढ़िए और समझने का प्रयास आप भी करेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं जिस घर में रहती थी वहां मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। कह रहे हैं कि मैं जिस घर में रहती थी वहां मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि वह शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े? जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। पहले क्या कहा? कीड़े, उसके बाद क्या कहा? अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? यह आखिर कहना क्या चाह रहा है? उसने फिर कहा, नीना, अंडा, अंडे, कीड़े। पहले क्या कहा? कीड़े, उसके बाद कहा अंडा, उसके बाद क्या कहा? नीना, अंडे, कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। किसकी बहन? उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़ों की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। तो ये आपका गद्यांश था। गद्यांश आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा गद्यांश था, ठीक है। इस पे आधारित प्रश्न है, प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। ये इस पे आधारित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ये रहे आपके प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न इस पे क्या है पूछा गया? प्रश्न पूछा गया है कि बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि? बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि वह रंग भरने की बात बताना चाहता था, वह अंडा बनाना चाहता था, वह कागज और क्रेयॉन चाहता था, वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। आप सही आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा? जब जो है बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा कहा तो नीना अंडे
नीना अंडे कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। यही आंसर आपका समझ हो जाएगा 4th नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे। देखिए ये प्रश्न हमारा है कि अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 वर्ष के बच्चे, पहला ऑप्शन है कागज चाहते हैं, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, रंग चाहते हैं, तस्वीरें चाहते हैं। इसमें जो गद्यांश है इससे ये प्रूफ हुआ है कि जो 1.5 वर्ष के बच्चे होते हैं संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। संप्रेषण मतलब जो है आपस में बातचीत करने के लिए। ठीक है, संप्रेषण मतलब यही हो जाएगा, कम्युनिकेशन। सही आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है 99 नंबर का, बहुत ही अच्छा गद्यांश था। इसका आंसर आपको बताना है कि टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की कीड़े कहना इस ओर बच्चा संकेत करता है, हर हालत में वह अपनी बात कह देता है, लकीरों को कौड़ा मानता है, कीड़े मानता है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों ही बना सकता है, दो अलग चीजों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। सही आंसर आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा हर हालत में अपनी बात कह देता है, लकीरों को कीड़े मानता है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों ही बना दे सकता है, दो अलग चीजों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। सही आंसर इसका आपको बताना है। इस प्रश्न का आंसर मेरे भाई आपको बताना है, कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, देखते हैं सही आंसर इसका कौन बताता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, ये है आपको इसका आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि 1.5 वर्ष का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है। बच्चा चित्र बनाने में सक्षम नहीं है, बच्चे ने अंडा देखा ही नहीं इसलिए वह अंडा नहीं बना पाया, उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है, बच्चा अंडा नहीं बना सकता। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उसका अभी जो हस्त संचालन, जो अपने हाथ से संचालित करता है, जो मोशन है, जो गति है, डायरेक्शन पर नियंत्रण नहीं हो पाया है, अभी बच्चे का हाथ से नहीं बना पा रहा है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 3rd। आगे चलते अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। रेखाओं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है। वृत्त को क्या, चूड़ी, पेड़, छतरी, चम्मच। बताइए रेखाओं को बच्चे ने क्या कहा, कीड़े कहा, तो बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है, तो चूड़ी कहेगा, क्योंकि सर्कल है, वृत्त है। ठीक है, चूड़ी कहेगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 1st। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1st हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा क्या है, बहुत ही शानदार गजब का प्रश्न है कि उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है। उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है। बहुत सवेरे की ओर, सवेरे का वह समय जिसमें जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है, बहुत जल्दी सवेरे की बात। उतने का मतलब है सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न इस पे पूछे गए, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। ये रहा आपका जो है प्रश्न जो गद्यांश पे आधारित है। प्रश्न हमारा है कि अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। मिश्रित वाक्य का उदाहरण बताना आपको है कौन सा इसमें। यह आखिर कहना क्या चाह रहा है, वह मुझे पूरी बात समझ में नहीं आई, समझ में आ गई। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े, उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। तो मिश्रित वाक्य मेरे भाई वो होता है जिसमें जो है आपके और शब्द हो गए, अतः शब्द हो गए, इसलिए हो गया, इसलिए हो गया। ठीक है, मिश्रित शब्द में क्या होता है कि दो से अधिक शब्द होते हैं, एक से अधिक शब्द होते हैं, दो शब्दों को
इन सभी से जोड़ा जाता है, जैसे और से, अतः से, इसलिए से अगर जोड़ा जा रहा है तो मिश्रित वाक्य। देखिए यहाँ उसने नीना का विरोध किया, एक वाक्य आपका ये हो गया। बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार किया, एक वाक्य ये हो गया, और इसको जोड़ा गया किससे, और से। तो मिश्रित वाक्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी चौथा सही हो जाएगा। व्याकरण से पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है जो व्याकरण का ही पूछा गया, मुहावरा का है। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पे कौन सा मुहावरा होगा। किसके जगह उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, खुश हो गया, खुशी से फूला न समाया, गद हो गया और खिल उठा। तो उसका चेहरा खुशी से दमक उठा मतलब खिल उठा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा 104। आज की क्लास का और 2011 के पेपर का अंतिम प्रश्न हिंदी का रहा, ये पूछा गया था आपका ये प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है, क्या वाक्य में कुछ शब्द है, कुछ शब्द। ठीक है, इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है, ये कुछ शब्द क्या है व्याकरण की दृष्टि से। तो व्याकरण की दृष्टि से आपको बताना है कुछ शब्द क्या है। सही आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये कुछ शब्द है, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यही पूछा गया था कुछ के बारे में। ठीक है, तो ये हिंदी के जो है आपके 30 प्रश्न थे जो आपके जो है 2011 पेपर में पूछे गए थे। तो जो भी मेरे भाई क्लास के अंत तक जुड़े रहे उन लोगों का लिए उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अगर इन 30 प्रश्नों को किया तो कितने प्रश्न आपके सही हुए, और इस तरह के प्रश्नों का आप ज्यादा से ज्यादा सेट जरूर लगाइए। मैंने आपको कहा कि हमारे इस चैनल पे डेली सुबह में 7 बजे 30 प्रश्नों का सेट आपको मिल जाएगा। हिंदी का सेट, एपी का, एसएसटी का कोई आपको मिलेगा, उसको जरूर देखा करिए और अभ्यास जरूर करिए इस तरह के प्रश्नों का। डेफिनेटली आप इस बार का सीटेट एग्जाम पास कर लेंगे। मेरे भाई अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने पहली बार मेरे चैनल को देखा है, और अगर आप जो है यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूपी टेट के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। ठीक है, आज से आप यूपी टेट के लिए भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। सी टेट का डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, उसको भी करिए। यूपी टेट का भी प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूं, आप उसको भी ज्वाइन करके डेली प्रैक्टिस सेट करिए। ठीक है, यदि हमारे चैनल जो है इंग्लिश कोचिंग क्लासेस से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और डेली आप जो प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है सभी प्रैक्टिस सेट को आप किया करिए। क्लास यदि यह क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़ जाइए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।